हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले तो एक तो वो देख लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है और पूरा चैप्टर किस चीज से डील करता है, तो एम्प्लॉइज, नाम में ही क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स। जब हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं मतलब एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं। आप उसको ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हो, एम्प्लॉइज बोल सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो उसे पर्सनल भी बोल सकते हो। अब इस चैप्टर में मेनली क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, तो तीन टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, सेकेंड वन इज सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। पहले एक बार अपने थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हर एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, उसके टाइप्स, उसकी प्रोसीजर, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलो पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका ओवरव्यू एक बार रीड करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज ए वेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? वेल्थ है। आज एक चीज सोच के देखिए, अगर आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ह्यूमन रिसोर्स ही ना हो, एम्प्लॉयज ही ना हो, तो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। गोल्स को अचीव करने के लिए भाई ह्यूमन रिसोर्स तो कंपलसरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स इज द वेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स इट इन अचीविंग इट्स गोल। गोल अचीव करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। एंड दिस ह्यूमन रिसोर्स आर कंसर्न विद द ह्यूमन बींग्स। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज दैट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच डेवलप्स एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि टाइम टू टाइम हमारे एम्प्लॉयज में डेवलपमेंट आना चाहिए। हमारे एम्प्लॉयज को हम लोग क्या करने वाले हैं? मैनेज करने वाले हैं। जितना अच्छे से मैनेज करेंगे, जितना अच्छे से डेवलप करेंगे, उतना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकता है? अचीव कर सकता है। तो अब इस ह्यूमन रिसोर्स के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिक्रूटमेंट। जब हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो यहां पे एक बार एक इंट्रोडक्शन छोटा सा रीड करते हैं, फिर अपने मीनिंग देखेंगे। द एम ऑफ पर्सोनल, भाई अभी मैंने बताया था आपको, पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉई। The aim of personnel planning is to determine the needs for person both in terms of number and type. For deciding about the number, both present and future requirements should be taken into account. If there are any expansion plan in future, then these requirements should also be considered. जब आप लोग रिक्रूटमेंट के बारे में सोच रहे हो, नए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोग ध्यान में रखोगे कि प्रेजेंटली आपके पास कितने एम्प्लॉयज है, फ्यूचर में आपको कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट आने वाली है, क्या आपका कोई एक्सपांशन प्लान है, फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपांड करना है, नई ब्रांच सेटअप करनी है, तो बोले ये सब चीजें देख लेनी है। कितने एम्प्लॉय चाहिए, मतलब द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, तो पहले वो देखेंगे कितने एम्प्लॉय चाहिए। एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, भाई किस तरह के लोग चाहिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, वो सभी चीजों का ध्यान रखना है रिक्रूटमेंट में। तो एक बार मीनिंग देखते हैं सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट का, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट अगर हम लोग मीनिंग की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। रिपीट करते हैं, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। मतलब अभी तो मैं कैंडिडेट्स को क्या कर रहा हूं? ढूंढ रहा हूं कि भाई आप लोग आओ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करो? अप्लाई करो। एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। मतलब मैं पहले लोगों को क्या करूंगा? बताऊंगा कि भाई मेरे वहां पे वैकेंसी है और आप लोग उस वैकेंसी में क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। सो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। हमने प्रोस्पेक्टिव वर्ड क्यों यूज किया है? बिकॉज अभी तक वो एम्प्लॉय हमारे वहां पे आया नहीं है, आने वाला है। सो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। मतलब हम लोग उस एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं? एनकरेज कर रहे हैं कि भाई आप हमारे वहां पे आके क्या करो? अप्लाई करो। एंड व्हेन मोर पर्सन अप्लाई फॉर द जॉब, देन देयर विल बी अ स्कोप फॉर रिक्रूटिंग बेटर पर्सन। जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, अच्छी बात है, उतनी चॉइस अच्छी मिलती है, उतने अच्छे एम्प्लॉय को, उतने अच्छे इंसान को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर सकते हैं। सो हम लोग याद रखेंगे मीनिंग, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। आई होप सबसे पहले आप लोगों को रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसके साथ रिक्रूटमेंट के कुछ और भी टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमें दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। क्या दिया है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। भाई रिक्रूट करते टाइम
एम्प्लॉयज को बुलाते टाइम कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे? सबसे पहले आपको बोला गया है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला गया है? साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्केल पे है तो ऑब्वियस बात है आप लोग ज्यादा एम्प्लॉयज को बुलाने वाले हो, रिक्रूट करने वाले हो। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पे है तो कम एम्प्लॉयज को बुलाओगे। तो सबसे पहले साइज मैटर करता है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एट अ लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल में है तो एम्प्लॉयज कम रिक्रूट होंगे और लार्ज स्केल पे है तो ज्यादा रिक्रूट होंगे। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। मतलब एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसी है ना, वो देखना है हमें। जैसे यहां पे दिया है, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। भाई आपके वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी है? आपके वहां पे क्या टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स अवेलेबल है, क्या एजुकेटेड एम्प्लॉयज अवेलेबल है? तो वो सब चीजें भी देखनी होगी हमें। हमें किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, उस पर्टिकुलर जगह पे किस तरह के एम्प्लॉयज अवेलेबल है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो पहले साइज देखेंगे, दूसरा एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस देखेंगे, एंड थर्ड वन द सैलरी स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग कंडीशंस। आप लोग क्या सैलरी स्ट्रक्चर ऑफर करते हो, मार्केट में क्या सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है, ये पता होना चाहिए ना। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके वहां पे अगर अप्लाई करते हैं ना तो सबसे पहली चीज वो लोग अगर कुछ देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? सैलरी। भाई वेजेस देखते हैं। अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो ही उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो सैलरी स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट के अंदर। उसके साथ नेक्स्ट इन्होंने बोला है रेट ऑफ ग्रोथ। भाई यहां पे हम लोग ये भी देखेंगे कि ग्रोथ का क्या चांस है, क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे यहां पे बोला है, एक्सपांडिंग कंसर्न विल रिक्वायर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। जितना ज्यादा आपकी कंपनी ग्रो होगी उतना आपको नए नए एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। उसके साथ साथ शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को क्या करोगे? प्रमोट करोगे। सो बेसिकली रिक्रूटिंग द न्यू पर्सन्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड ऑल्सो गिविंग प्रमोशन टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। भाई जो अभी काम कर रहा है उसे भी क्या करेंगे हम लोग? प्रमोट करेंगे। तो ये अलग अलग फैक्टर्स है जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। किससे रिलेटेड फैक्टर्स है? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स के साथ हमें बोला है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन रिक्रूटमेंट। जब हम लोग रिक्रूट करते हैं ना तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट कर सकती है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को? तो सबसे पहले तो भाई इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज होती है ना वो बहुत मैटर करती है। आज कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो आपके वहां पे अप्लाई करने से पहले इमेज चेक करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं रिलायंस की, अगर हम लोग बात करते हैं टाटा कंपनी की, जैसे से फॉर एग्जांपल टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, या फिर हम लोग बात करते हैं विप्रो, इन्फोसिस, भाई इनकी इमेज बहुत अच्छी है। और अगर इनकी इमेज अच्छी होगी तो डेफिनेटली प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय यहां पे क्या करेगा? अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले इमेज मैटर करती है। अगर आपकी कंपनी की इमेज अच्छी नहीं है तो एम्प्लॉय शायद आपके वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। सेकेंड वन, अनअट्रैक्टिव जॉब। भाई जॉब मैटर करती है कि कौन सी जॉब आप ऑफर कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल अगर वो जॉब बोरिंग है, हैजार्डियस है, या बहुत टेंशन वाली जॉब है, या ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई करियर एडवांसमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो क्या लोग अप्लाई करेंगे आपके वहां पे? अगेन नहीं करेंगे। तो जॉब कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर अनअट्रैक्टिव है तो भी कोई नहीं आएगा आपके वहां पे। नेक्स्ट वन, द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। भाई आपके वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी कैसी है, वर्किंग एनवायरमेंट कैसा है आपके वहां पे? आप ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध के रखते हो या फिर उन्हें फ्रीडम मिलता है, तो वो सब चीजें देखी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी अगर अच्छी होगी, जैसे गूगल, गूगल की ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखते हैं, वहां पे कम्युनिकेट करने का सिस्टम और सब बेस्ट है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय वहां पे अप्लाई करेगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस बात है कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, यूनियन रिक्वायरमेंट। आपने शायद वर्ड सुना होगा ट्रेड यूनियन। जो भी आपके वहां पे एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं बेसिकली, तो वो लोग क्या करते हैं? यूनियन बना के रखते हैं। और शायद वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट से हमारे थ्रू ही रिक्रूटमेंट जाना चाहिए। जैसे एक बार रीड करते हैं, एन अंडरस्टैंडिंग विद द यूनियन टू फिल अप सर्टन परसेंटेज ऑफ पोस्ट थ्रू इट मे रेस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। शायद ऐसा हो सकता है कि यूनियन की रिक्वायरमेंट हो कि भाई आप जितने भी लोगों को रिक्रूट कर रहे हो उसमें से सर्टन परसेंटेज को कौन रिक्रूट करेगा? हम लोग रिक्रूट करेंगे, मतलब ट्रेड यूनियन वाले लोग रिक्रूट करेंगे। तो भाई रिक्रूटमेंट के टाइम पे अगर
ट्रेड यूनियन की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसे भी आप लोग फोकस करोगे, उस पे भी आप लोग ध्यान दोगे। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या आपकी कंट्री में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी, कोई रूल या ऐसा कोई लेजिस्लेशन बना के रखा है? शायद ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन हो कि स्पेसिफिक कास्ट को लेके आपको इतने लोगों को तो अपॉइंट करना ही होगा, शायद SC ST OBC, और वो सब गवर्नमेंट के अगर रेस्ट्रिक्शंस है तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। तो बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे इन सब चीजों का भी डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इट मे डेफिनेटली एक्ट एज ए कॉन्स्टेंट ऑन रिक्रूटमेंट। आई होप अभी तक थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो क्लियर हुआ होगा। पहले हमने रिक्रूटमेंट का मीनिंग देखा, उसके बाद उसके फैक्टर्स, और उसके बाद हमने देखे कॉन्स्टेंट्स। अब रिक्रूटमेंट में दो तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकता है। फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है? आप लोग एम्प्लॉय को रिक्रूट करने कहां से करने वाले हो? भाई नाम से ही पता चलता है, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मैं किसी को ढूंढने वाला हूं, और एक्सटर्नल का मतलब ऑब्वियस बात है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी को लेके आने वाले हैं हम लोग। कोई बोलेगा सर इंटरनल कैसे पॉसिबल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब? तो बहुत सिंपल है। से फॉर एग्जांपल हमारे वहां पर 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। मिडल लेवल पे अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो मैंने ऐसा किया कि यार एक काम करते हैं, लोअर लेवल पे कोई एम्प्लॉय था, उसी को मैंने क्या कर दिया, मिडल लेवल पे प्रमोट कर दिया। तो ये क्या था? इंटरनल सोर्स था, प्रमोशन। कि वो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए मैं बाहर नहीं गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी भी एम्प्लॉय को मैंने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। एक और तरीका अवेलेबल है, ट्रांसफर। सपोज करो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। परचेस डिपार्टमेंट में वैकेंसी क्रिएट हुई तो एक काम करेंगे ना, वहां पे अगर एम्प्लॉयज से फॉर एग्जांपल कम है, दूसरे कोई डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, तो वहां से एम्प्लॉय को हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे इस डिपार्टमेंट में। नो डाउट थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बट ठीक है, हम लोग ट्रांसफर के थ्रू भी वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये सब क्या है, इंटरनल सोर्स है, क्योंकि कंपनी के अंदर से ही मैंने एम्प्लॉय को ढूंढ लिया है। वही अगर बाहर से लेके आता तो एक्सटर्नल सोर्स होता। तो अब एक बार टाइप्स चेक करते हैं, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। चलिए सोर्सेज में सबसे पहले इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रांसफर। अगर मैं किसी एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो इंटरनल सोर्स है। बट बॉस याद रखना, अगर आपने किसी को ट्रांसफर किया है तो बहुत सिंपल चीज है, उसकी सैलरी, उसका स्टेटस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीजें क्या रहेगी, सेम। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सैलरी, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, हार्डली कोई चेंज आएगा, माइनर चेंजेस होंगे। दूसरा तरीका हमने देखा प्रमोशन। मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि मिडिल लेवल पे कोई वैकेंसी क्रिएट हुई, लोअर लेवल से किसी भी एम्प्लॉय को उठा के हम लोग कहां पे लेके जाएंगे, मिडिल लेवल पे लेके जाएंगे। जब लोअर लेवल से मिडिल लेवल पे लेके जाते हैं हम लोग तो वो प्रमोशन है। प्रमोशन के अंदर सैलरी, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखेंगे ट्रांसफर में सैलरी, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, सेम, बट प्रमोशन में ये सब चीजें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपको दिया है प्रेजेंट एम्प्लॉय। भाई ये भी हो सकता है, से फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी क्रिएट हो गई, हमने हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर आपके पहचान में ऐसा कोई भी इंसान है जिसे जॉब की जरूरत है और वो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, तो आप डेफिनेटली उसका नाम रिकमेंड करो, हम उसे क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। और ये चीज पता है क्यों बेटर है, क्योंकि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है ना वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को जानता है, जो वैकेंसी है उसके बारे में जानता है, तो डेफिनेटली वो किसी अच्छे इंसान को रिकमेंड कर सकता है। बट याद रखना, अगर आपने किसी को रिकमेंड किया है तो आपको उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपल्सरीली लेनी ही होगी। तो याद रखेंगे प्रेजेंट एम्प्लॉय किसी को रेकमेंड करेगा, बट सामने वो फिर उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। सो इंटरनल सोर्स में 3 चीजें, फर्स्ट वन ट्रांसफर, सेकेंड वन प्रमोशन एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट एम्प्लॉयज। तो ये इंटरनल सोर्स में 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो इंटरनल सोर्स में 3 चीजें हमने पढ़ी, इंटरनल सोर्स से अगर आप किसी एम्प्लॉय को लेके आते हो तो उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज देखो, इंप्रूव्स दी मोरल। भाई हमारे वहां पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होता है ना, उनका मोरल एकदम हाई हो जाता है,
उसका रीजन है किसी एक एम्प्लॉय को प्रमोट करता हूं तो बाकी सब एम्प्लॉयज को ऐसा फील होता है कि क्या पता शायद आगे जाके हमारा भी प्रमोशन हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन ने, मैनेजमेंट ने हमें भी फैमिली का हिस्सा कंसिडर किया है, इसीलिए पहले हमें चुना गया है और बाद में आउटसाइडर्स को चुना गया है। तो बेसिकली सबसे पहले मोरल क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, प्रॉपर इवैल्यूएशन। भाई ऑब्वियस बात है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस एम्प्लॉय को इवैल्यूएट कर सकती है। क्यों? मैंने अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया है, किसी एम्प्लॉय को मैंने प्रमोट किया है, तो मैं उस एम्प्लॉय को पहले से जानता हूं, वो एम्प्लॉय पहले से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसका इवैल्यूएशन करना मेरे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मुझे पता है कि वो क्या काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिकल। भाई इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है। आप समझो बाहर से अगर किसी को लेके आ रहा हूं मैं, तो खर्चा होगा, क्योंकि मुझे शायद न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी होगी, या कोई मैगजीन में, या कोई जर्नल में, या कहीं पे भी। उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है वो। लेकिन वही अगर इंटरनल प्रोसेस की बात करें, ऐसा कोई खर्चा नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन से अंदर लेके आ रहे हैं तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। एंड लास्ट वन, प्रमोट्स लॉयल्टी। भाई एक चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, लॉयल्टी भी मेंटेन होती है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अगर आपने प्रमोट या ट्रांसफर किया है तो उसकी लॉयल्टी पे हम लोग है ना कभी शक नहीं करेंगे। ऑब्वियस बात है, वो इंसान हमारे लिए पहले से काम कर रहा है। कोई आउटसाइडर को लेके आना उससे बेटर है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसी को रखो आप लोग, तो लॉयल्टी हमेशा मेंटेन रहेगी। कुछ भाई डिसएडवांटेजेस भी दिए इंटरनल सोर्स के। सबसे पहला डिसएडवांटेज, लिमिटेड ऑप्शन। भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और अब वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो मेरे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। कितने ऑप्शन है, सिर्फ 10 लोग हैं, 10 में से ही मुझे कंपल्सरीली किसी को सिलेक्ट करना होगा। तो ऑप्शन जो चॉइस थी वो क्या हो गई मेरे लिए, रेस्ट्रिक्ट हो गई, तो ऑप्शन लिमिटेड है। सेकेंड वन इज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। भाई ओरिजिनलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। आज एक चीज समझो, किसी इंटरनल एम्प्लॉय को आपने जब प्रमोट या ट्रांसफर किया है तो वो कोई नए फ्रेश आइडियाज नहीं लेके आ रहा, वही पुराने आइडियाज को वो रिपीट कर रहा है। अगर मैं बाहर से किसी को लेके आता ना तो शायद वो फ्रेश आइडियाज को लेके आता, न्यू आइडियाज को लेके आता। जैसे ह्यूमन बॉडी में फ्रेश ब्लड एंटर कर रहा हूं ना, ऐसा लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या एंटर कर रहा है, फ्रेश आइडियाज एंटर कर रहे हैं। तो याद रखना यहां पे वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि जो आइडियाज है वही पुराने आइडियाज को वो क्या कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो दो डिसएडवांटेज, सबसे पहला लिमिटेड ऑप्शन और दूसरा लैक ऑफ ओरिजिनलिटी है। डिसएडवांटेजेस सिर्फ कितने हैं, 2, और एडवांटेजेस कितने हैं, 4। ठीक है, तो एडवांटेज 4 और डिसएडवांटेज 2। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल सोर्स। भाई इंटरनल सोर्स कितने देखे थे हम लोगों ने, याद करो, 3। सबसे पहला क्या देखा था, ट्रांसफर, दूसरा क्या देखा था, प्रमोशन, और तीसरा क्या देखा था हम लोगों ने, प्रेजेंट एम्प्लॉय। अब ये एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब हम लोग एम्प्लॉय को लेके आने वाले, लेकिन कहां से लेके आने वाले, बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को इनवाइट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमें बोला है एडवर्टीजमेंट। भाई हमारे पास ऑप्शन, हम लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, कोई प्रेस रिलीज में, कहीं पे भी लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे, खुद को इवैल्यूएट करेंगे कि क्या मैं इस पोजीशन के हिसाब से, इस वैकेंसी के हिसाब से कैपेबल हूं। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे। और याद रखना यहां पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, फ्लड ऑफ एप्लीकेंट्स। मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल ऐसा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी है, रिक्वायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्क के लिए एक सीए की जरूरत है। पता चला 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, फ्लड ऑफ एप्लीकेंट। मुझे एक जन चाहिए था और 200 लोगों ने मेरे वहां पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो वो एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। सेकंड वन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना नॉर्मली किसकी होती है, गवर्नमेंट की। एक गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चल रही है, मुझे जॉब की जरूरत थी, मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके मैंने खुद को रजिस्टर करवा लिया, मैंने अपना नाम बताया, अपनी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, किस तरह की जॉब चाहिए, सब कुछ बताया, सैलरी कितनी चाहिए, सब कुछ। सेम उसी तरीके से आपकी कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए था, आपकी कंपनी भी कहां पे गई, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास।
आपकी कंपनी ने ये बताया कि आपकी कंपनी को ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, इस टाइप का, ये क्वालिफिकेशन, ये स्किल, सब कुछ। बेसिकली इस एग्जाम्पल में मैं कौन हूं? जॉब सीकर, मुझे जॉब चाहिए। आप कौन हो? जॉब गिवर, मतलब आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हो। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा पता है? हम दोनों को मिलवाने का काम कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की मदद से जॉब सीकर एंड जॉब गिवर, ये दोनों को मिलवा दिया जाता है। दोनों का ही जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या हो चुका है? फुलफिल हो चुका है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भैया आज के टाइम में जो जॉब्स है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इंडस्ट्रियल जॉब्स या जो भी है बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। लोगों को अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, पता है आपको, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में मेंटेन रहती है, जैसे क्लोज एकदम रिलेशन मेंटेन करती है। क्यों? कि फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको एक प्लेसमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। ये कंपनीज आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटीज में आएगी। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और सब होते हैं उनका बेसिकली वो लोग इंटरव्यू लेते हैं और सब करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि ये सूटेबल कैंडिडेट है तो उससे वो लोग क्या कर सकते हैं? उसके जैसा ही फाइनल ईयर कंप्लीट होता है उसे अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगेन एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो अब स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने शायद आज तक काम नहीं किया है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेशर्स की जरूरत है या बेसिक एम्प्लॉयज की जरूरत है तो आप लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हो? यहां से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत हाई लेवल ऑफिशियल्स आपको यहां से कभी भी मिलने वाले नहीं है, बिकॉज दे आर फ्रेशर्स। नेक्स्ट वन, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। भाई अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट, से फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया, चाहे वो टेलीफोन के थ्रू किया, मेल के थ्रू किया या विजिट करके किया, कुछ भी। कंपनी का अच्छा खासा नाम था तो मैंने अप्लाई कर दिया। अगर कंपनी में वैकेंसी है तो शायद मुझे बुलाया जाएगा आगे की प्रोसेस के लिए। और अगर कंपनी में वैकेंसी नहीं है तो कंपनी वाले लोग क्या करेंगे? मेरा डेटा मेंटेन करेंगे, मेरा डेटा रख लेंगे वो लोग। कि फ्यूचर में अगर कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है तो डेफिनेटली वो लोग मुझे क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन, सो द कंपनी विल मेंटेन द डेटा ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, एंड इफ एनी वैकेंसी अराइजेस इन द फ्यूचर देन द ऑर्गेनाइजेशन विल कॉन्टैक्ट दीज कैंडिडेट्स। तो ये अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स की बात हुई। नेक्स्ट वन, कैजुअल कॉलर्स। भाई ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म डिमांड को फुलफिल करने के लिए, रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म डिमांड को फुलफिल करने के लिए ना अपॉइंट करती है कुछ लोगों को कैजुअल कॉलर्स के बेस पे कि भाई आपने कॉल किया है, ठीक है, अब शॉर्ट टर्म के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, आप आ सकते हो। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप किसी को अपॉइंट करते हो ना तो चिंता भी नहीं है। क्यों? इनके लिए ना कोई गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रिटायरमेंट पे पेंशन देना होगा, प्रोविडेंट फंड देना होगा, ग्रेच्युटी मुझे देनी होगी, ऐसा कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, बात खत्म, बस उसके आगे और कुछ नहीं है। एंड लास्ट वन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। भाई लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो अगर आपको लेबरर्स की जरूरत है बहुत सारे तो आप कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करो। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? लेबरर्स के साथ है ना कॉन्टैक्ट में रहता है, वो सभी लेबरर्स को साइट पे लेके आएगा, वहां पे काम करवाएगा और फिर वो उन्हें पेमेंट कर देगा। आप किसको पेमेंट करोगे? कॉन्ट्रैक्टर को पे करोगे। और ये चीज नॉर्मली है ना कंस्ट्रक्शन साइट और वो सब पे बहुत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, इतने सारे लेबरर्स को एक साथ लेके आते हैं, पूरे दिन काम करवाते हैं और फिर उनको उनका पेमेंट कर देते हैं। तो याद रखेंगे ये ऑप्शन क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर का। मोस्टली किसके लिए होगा ये? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए या अनएजुकेटेड वर्कर्स के लिए। एजुकेटेड वर्कर्स के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो याद रखेंगे ये अलग अलग सोर्सेज है। कौन से सोर्स है ये? एक्सटर्नल सोर्स है। पहले कौन से पढ़े थे अपने ने? इंटरनल पढ़े थे। तो अब जैसे इंटरनल के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, वैसे सेम तरीके से एक्सटर्नल के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। एक्सटर्नल के एडवांटेज में सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल पर्संस। भाई मुझे जितनी वाइडर चॉइस चाहिए थी वो यहां पे मिल सकती है। इंटरनल में पता है डिसएडवांटेज था कि वहां पे चॉइस नहीं मिल रही थी। मेरे वहां शायद 10 ही लोग थे, उसमें से मुझे किसी को रिक्रूट करना था। बट एक्सटर्नल में तो इतने सारे लोग होंगे, मतलब मेरे पास चॉइस कैसी होगी? बढ़ जाएगी। जैसा कैंडिडेट चाहिए सूटेबल कैंडिडेट, वैसा सूटेबल कैंडिडेट मुझे आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, ब्रिंग्स न्यू आइडियाज। अगेन इंटरनल में ना डिसएडवांटेज था कि शायद नए आइडियाज नहीं आएंगे। क्यों? वही पुराने घिसे पिटे आइडिया चलेंगे। लेकिन यहां पे तो अगर एम्प्लॉय बाहर से आ रहा है तो वो अपने साथ फ्रेश आइडियाज को लेके आ सकता है, अच्छी नई मेंटालिटी को लेके आ सकता है,
दैट मीन्स न्यू और फ्रेश आइडियाज विल एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बॉडी में फ्रेश ब्लड एंटर कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश आइडियाज एंटर कर रहे हैं। एंड लास्ट, इकोनॉमिकल। ये पॉइंट थोड़ा सा कम एप्लीकेबल है, उसका रीजन है एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू खर्चा तो होता ही है रिक्रूटमेंट और सबकी पूरी प्रोसेस में, बट इकोनॉमिकल इन दी सेंस अगर आपने किसी ऐसे एम्प्लॉय को रखा है जो एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को अगर आप रखते हो तो फिर ट्रेनिंग और वो सब के पीछे आपको एक्सपेंस इनकर नहीं करना होगा। अदर देन दैट ये प्रोसेस डेफिनेटली थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। चलिए एडवांटेज के साथ नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहले डिमोरलाइजेशन। भाई एक सबसे बड़ी मुसीबत है, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज डिमोरलाइज हो जाएंगे, उन्हें यह लगेगा कि हमारे होते हुए भी, हमारे बावजूद भी आपने आउटसाइडर को क्यों अपॉइंट किया। अगर प्रमोशन देना था या कोई ऊपर की पोस्ट थी तो आप हमें भी तो अपॉइंट कर सकते थे, बाहर से किसी एम्प्लॉय को लाने की क्या जरूरत थी। तो डिमोरलाइजेशन का पॉइंट आ जाता है, हमारे वहां के एम्प्लॉयज डिमोरलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का प्रॉब्लम है, माइट बी पॉसिबल कि जेलेसी हो ओल्ड एम्प्लॉयज के अंदर और वो अपने न्यू एम्प्लॉयज के साथ, कलीग्स के साथ शायद कोऑपरेट ना करे, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट वन, एक्सपेंसिव। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि एक्सपेंसिव है ये चीज, क्योंकि आप बाहर से किसी को लेके आओगे, पहले तो समझो न्यूज़पेपर या कहीं पे एडवर्टीजमेंट देना, फिर लोग आएंगे अप्लाई करेंगे आपके वहां पे, पूरी प्रोसीजर होगी, तो वहां पे शायद कॉस्ट ज्यादा इनकर हो सकती है। एंड लास्ट वन, प्रॉब्लम ऑफ मेल एडजस्टमेंट। भाई प्रॉब्लम ऑफ मेल एडजस्टमेंट पॉसिबल है, नया एम्प्लॉय आ गया, बट क्या जरूरी है कि वो नया एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो ही जाएगा? क्या ऐसा कोई कंपल्शन है? नहीं है। और अगर वो एडजस्ट नहीं हुआ और उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया ना, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, फिर वापस से नया एम्प्लॉय लेके आना होगा, वापस वही प्रॉब्लम कि वो एडजस्ट होगा नहीं होगा, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्स के डिसएडवांटेजेस है। डन। तो यहां पे हमारा एक्सटर्नल सोर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके साथ रिक्रूटमेंट का पूरा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था रिक्रूटमेंट, वो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट कंप्लीट। अब रिक्रूटमेंट के बाद जो सेकेंड स्टेज आता है ना, वो क्या आता है, सिलेक्शन। मतलब हम लोग हमारे एम्प्लॉयज को क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना एग्जाम में लिखते टाइम गलती कर देते हैं, वो लोग रिक्रूटमेंट में क्या लिखते हैं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। भाई गलत है। रिक्रूटमेंट का मतलब मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, सर्चिंग ऑफ कैंडिडेट। अभी तो मैं ढूंढ रहा हूं सिर्फ लोगों को, बोल रहा हूं कि मेरे वहां पे अप्लाई करो। सिलेक्शन का मतलब है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को मैं रखूंगा। आपके वहां पे 100 लोगों ने अप्लाई किया, तो क्या 100 के 100 लोगों को जॉब पे रखोगे आप? नहीं। तो उसी तरीके से यहां पे बोला है, सिलेक्शन मींस सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम दी अवेलेबल वंस। जितने भी लोग अवेलेबल है उसमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। यहां पे हम लोग देखेंगे, द सिलेक्शन ऑफ ए रॉन्ग कैंडिडेट विल मीन लॉस ऑफ टाइम एंड मनी। अगर आपने किसी गलत कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया ना, तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और पैसा भी वेस्ट हो गया। तो वो चीज का ध्यान रखना है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। And the purpose of selection is to determine whether a candidate is suitable for the employment in the organization or not. सिलेक्शन के टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जिस एम्प्लॉय की बात कर रहे हो वो एम्प्लॉय एक्चुअल में सूटेबल है भी या नहीं है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। और अगर आपको स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आपको और कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट में तो क्या करो, मीनिंग लिख दो। रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या सिखाया था, सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर दी जॉब। तो सिलेक्शन में क्या लिखोगे, सिलेक्शन में लिखेंगे सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम दी अवेलेबल वंस। दूसरा, रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि लोगों को बुला रहे थे कि भाई आप हमारे वहां पे अप्लाई करो। सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि हम लोग सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट को रखेंगे और जो सुटेबल नहीं है उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। So second point, recruitment is a positive process, selection is a negative process. And last, third point, recruitment is a first stage, selection is a second stage. क्योंकि obviously पहले आप लोग रिक्रूट करते हो और उसके बाद ही आप लोग उस एम्प्लॉय को क्या करने वाले हो, सिलेक्ट करने वाले हो। तो याद रखेंगे सिलेक्शन।
तो 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। मीनिंग रखना है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव रखना है, और फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाला पॉइंट याद रखना है। डन। अब जब हम लोग सिलेक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन के पार्ट में हम लोगों को एक प्रोसीजर देख के रखी है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। जब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट हमें बोला है रिसिप्ट एंड स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेंट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं। लोगों ने बेसिकली हमारे वहां पे अप्लाई किया है, तो रिसेप्शनिस्ट क्या करने वाला है कि भाई जो भी रिसेप्शन पे है वो बेसिकली जॉब के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, आपने अप्लाई किया, और यहां पे फर्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे चेक कर लिया जाएगा वेदर द कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग इज एक्चुअली एलिजिबल और नॉट। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो स्ट्रेट अवे यहीं से ही आपको क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपको आगे की प्रोसीजर में जाने दिया तो आप टाइम वेस्ट करोगे। से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि रिक्वायर्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे सीए की जरूरत है, और जो इंसान अप्लाई कर रहा है वो सीए नहीं है, वो नॉर्मल अकाउंटेंट है, तो उसे आगे जाने देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं जो भी अनसूटेबल कैंडिडेट्स है, इन एलिजिबल कैंडिडेट्स है, उन्हें स्ट्रेट अवे यहीं से ही क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट वन, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। भाई ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के ऑफिशियल सामने सामने होंगे, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा दोनों का। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपकी स्किल से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और आप अकॉर्डिंगली क्या करने वाले हो, आंसर देने वाले हो। तो एक बेसिक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हुआ है, बेसिक आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एक बार आप लोग बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो तो आपको एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। और इस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप लोग अपनी डिटेल्स फिलअप करोगे, से फॉर एग्जांपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल और बायोडेटा और एनी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में किसी में थे आप अगर, तो ऐसी कोई भी चीज है, आपके अचीवमेंट्स है, वो सब चीजें आप लोग खुद अपनी ही हैंड राइटिंग में लिखोगे। एक तरीके से आपसे ही लिखवा दिया गया है ताकि कंफर्म हो जाए कि आपने खुद की हैंड राइटिंग में इन चीजों को क्लेम किया है। तो वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपने ये सब लिख दिया। एक बार आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में सब लिख देते हो तो उसके बाद स्टेज आ जाता है टेस्ट का। किस चीज का स्टेज आएगा, टेस्ट। मतलब अलग अलग तरह की टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। अब वो टेस्ट कोई भी हो सकती है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकती है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकती है, इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकती है, कोई भी टेस्ट हो सकती है। और टेस्ट के बेस पे हम लोग जज करेंगे कि कैंडिडेट क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसे कौन सी जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की टेस्ट हो सकती है। माइट बी पॉसिबल कि हर बार टेस्ट से हमें सही कैंडिडेट के बारे में ना पता चले, क्योंकि कुछ लोग टेस्ट देने से डरते हैं। एलिजिबल होते हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, बट दे आर अफ्रेड ऑफ गिविंग टेस्ट। उन्हें लगता है कि यार टेस्ट दूंगा पता नहीं फेल हो गया तो कभी कभी अच्छे कैंडिडेट्स भी हमारे हाथ से चले जाते हैं इन टेस्ट ये सब की वजह से। एक बार टेस्ट का स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो एक स्टेज आ जाता है इंटरव्यू। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे कैंडिडेट का। जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम लोग अलग अलग तरह के इंटरव्यू ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक होता है ग्रुप इंटरव्यू। एक साथ सब लोगों को बिठा दिया, उन्हें एक टॉपिक दे दिया गया और उन्हें बोला गया आप इस पर डिस्कस करो। हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या हो रहा है। माइट भी ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पैनल इंटरव्यू हो सकता है। पैनल इंटरव्यू के अंदर हम 4 लोग 5 लोग 6 लोग बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और आप लोग आए हो इंटरव्यू देने के। तो यहां पे 5-6 लोग हैं और आप एक सामने कैंडिडेट बैठे हो। आपने ये चीज देखी होगी, कहीं पे नोटिस किया होगा, 3 इडियट्स में, 3 इडियट मूवीज जो है, वहां पे क्या होता है, वहां पे वो 3 या 4 जन बैठे होते हैं ना इंटरव्यू लेने के लिए। पैनल इंटरव्यू है, वो सामने जो इंसान है वो इंटरव्यू देने आया है कि जॉब चाहिए उसे। तो इंटरव्यू हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। आज के टाइम में तो स्ट्रेस इंटरव्यू भी होता है। कैंडिडेट के ऊपर जानबूझ के स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ताकि उस स्ट्रेस की वजह से पता चले कि क्या वो एक्चुअल में उस स्ट्रेस को डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो चेक होता है। एक बार इंटरव्यू हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चेकिंग रेफरेंसेस। भाई हम लोग रेफरेंस चेक करेंगे। आपने अगर मेरे वहां पे अप्लाई किया है तो मैं आपको बोलूंगा मुझे कोई भी 2 या 3 लोगों का रेफरेंस चाहिए, जिन्हें मैं कांटेक्ट कर सकूं, जिनके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकूं आपके बारे में, कि आप पहले कैसा काम करते थे, आपका बिहेवियर कैसा है, और ये सब चीजों के बारे में, आपकी जो वर्किंग स्किल्स है उसके बारे में। माइट भी कोई भी हो सकता है, आपका कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर हो जहां पहले आप जॉब करते थे, या कोई बैंक का रेफरेंस हो, या ऐसा कुछ भी। सपोज आपको डाउट है, सर मैंने तो आज तक कहीं पे जॉब ही नहीं की, तो मैं किसका रेफरेंस दूंगा, मैं तो फ्रेशर हूं। तो फिर आप लोग अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का या टीचर्स का भी इवन आप लोग रेफरेंस दे सकते हो। बट रेफरेंस चेक आज के टाइम में तो डेफिनेटली होगा ही होगा।
नेक्स्ट वन, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल सिलेक्शन। भाई प्रिलिमिनरी और फाइनल सिलेक्शन मतलब आप समझो ऑलमोस्ट आप फाइनल हो चुके हो, अगर इस स्टेज पे आ चुके हो तो मतलब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम ऑलरेडी आ चुका है। बस एक छोटी सी बेसिक फॉर्मेलिटीज है, जैसे एक इन्होंने बोला है फिजिकल एग्जामिनेशन। आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा मतलब दे आर चेकिंग वेदर द कैंडिडेट इज फिजिकली एंड मेंटली फिट और नॉट, मतलब देखा जाएगा कि भाई आप मेंटली और फिजिकली फिट हो या नहीं हो, एक सर्टिफिकेट ले लिया जाता है। कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों, तो बहुत बार ऐसा होता है फैक्ट्री में वर्कर्स और ये सब लोग जब मशीन के वहां काम करते हैं ना, तो मशीन ये सब में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नॉइज और वो सब आती है, साउंड क्रिएट होता है उससे। शायद ऐसा हो सकता है कि किसी वर्कर का जो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो गया और वो वर्कर अब कंपनी के ऊपर केस फाइल कर रहा है कि भाई आपकी मशीन की जो नॉइस थी, जो साउंड जनरेट हुआ, उसकी वजह से ईयर ड्रम डैमेज हुआ। तो पहले सर्टिफिकेट ले लो कि वो फिजिकली फिट है। अगर बाद में कुछ होता है तो डेफिनेटली कंपनी क्लेम देगी उनको, नो डाउट। लेकिन पता चला पहले से ही उस इंसान का ईयर ड्रम डैमेज था और वो फैक्ट्री में आया और बाद में और ज्यादा हुआ, तो वो चीज गलत हो जाएगी। इसलिए पहले ही हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। एंड लास्ट वन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। भाई जब हम लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब होता है राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही इंसान सही जगह पर होना चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग का काम आता है तो कौन सा काम लूंगा, अकाउंटिंग का। मार्केटिंग का काम आता है तो मार्केटिंग का। सेलिंग करना जानते हो तो सेलिंग का काम लूंगा। इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो काम आता है वही काम दिया जाएगा। सो बेसिकली प्लेसमेंट मीन्स राइट पर्सन एट द राइट जॉब। एंड सेकेंड वन इज ओरिएंटेशन। एक और वर्ड है ओरिएंटेशन। भाई इसका मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है, हम लोग ध्यान रखेंगे ओरिएंटेशन में कि एम्प्लॉय को फेमिलराइज करवाया जाता है। क्या करेंगे हम लोग, फेमिलराइज करवाएंगे एम्प्लॉय को। आपने आज अगर मेरे वहां पे ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताने वाला हूं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसके डायरेक्टर्स की डिटेल, आपके सुपीरियर कौन है, आपके सबऑर्डिनेट कौन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये सब कुछ। क्योंकि अगर आपको फेमिलराइज करवा दिया ना तो आपके अंदर की जो नर्वसनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। सो याद रखेंगे ये हमारी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर। और एग्जाम में अगर कभी भी पूछे तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोसीजर है बेटा, याद रखना लाइन बाय लाइन, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही होने चाहिए। कोई भी पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट आगे पीछे होगा डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड में। सो आप लोग ध्यान रखोगे उस चीज का कि हर एक पॉइंट कैसा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप यहां तक सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर आप सबको क्लियर हुई होगी, मीनिंग एंड प्रोसीजर। डन। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। हमने सिलेक्शन प्रोसीजर में एक पॉइंट देखा था, टेस्ट। तो बोल रहे हैं कि एक अच्छी टेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें उसमें देखनी होगी। जिसके अंदर सबसे पहले हमें जो बोला है वो बोला है रिलायबिलिटी। भाई टेस्ट कैसी होनी चाहिए, टेस्ट मस्ट ऑलवेज बी रिलायबल। मतलब जब हम लोग किसी इंसान पे टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट है ना नॉर्मली कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि अगर आज मैं उसकी टेस्ट ले रहा हूं तो भी उसका सेम स्कोर आ रहा है और कल अगर हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोर आ रहा है, तब जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेस्ट क्या है, रिलायबल है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी। जब हम लोग ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं उसका मतलब है दैट इट शुड नॉट बी बायस्ड। टेस्ट कंडक्ट करते टाइम हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई तरह की पार्शियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऑब्जेक्टिविटी के बारे में ध्यान रखेंगे कि कुछ लोगों के लिए हम लोग फेवर में बना रहे हैं टेस्ट, कुछ लोगों के लिए फेवर में नहीं है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बोला है कंसिस्टेंसी। भाई टेस्ट कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट फॉर ऑल। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई टेस्ट कंडक्ट की है, मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, ठीक है। टेस्ट से पता चला कि मिस्टर एक्स इज सुपीरियर देन मिस्टर वाई, ठीक है। अब अगर थोड़े टाइम बाद टेस्ट ले रहा हूं, अगेन मिस्टर एक्स मस्ट बी सुपीरियर देन मिस्टर वाई, फिर से टेस्ट ले रहे हैं, सेम रिजल्ट, तब जाके कंसिस्टेंसी है। अगर हर टेस्ट में रिजल्ट चेंज हो रहा है एक्स और वाई में तो फिर शायद आपकी टेस्ट कंसिस्टेंट नहीं है। रिजल्ट्स नॉर्मली कैसे आने चाहिए, कंसिस्टेंट आने चाहिए। एंड लास्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। जब हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि टेस्ट कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। मेथड्स, रूल्स, वर्किंग, वे ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट, ये सब एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो।
तब जाके हम लोग उस टेस्ट को सही बोल सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। ठीक है, अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हम लोग उसके कुछ टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में सबसे पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर दो चीजें दे रखी है। हमें सबसे पहले हमें बोला है अचीवमेंट टेस्ट। जब हम लोग अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई देखो, आपने जो क्लेम किया है, आपको जो काम आता है, आपने बोला कि आपको सेल्स का काम आता है, तो ठीक है, आप ये काम करके दिखाओ। फिर आप अगर ऐसा बोलते हो कि आप कोई फैक्ट्री वर्कर थे और आप कोई मशीन पे काम करना चाहते हो, तो ठीक है, आपको ये मशीन दी जाएगी और अब आप उस मशीन को ऑपरेट करके दिखाओगे। तो ये अचीवमेंट टेस्ट है। चेक किया जाता है कि भाई आपने जो काम बोला था सही में वो काम आपको आता है या फिर नहीं आता। नेक्स्ट वन, डेक्स्टर्टी टेस्ट। भाई डेक्स्टर्टी टेस्ट का मतलब होता है, ये चेक किया जाता है कि कोई इंसान कितना स्मूथली और कितना स्विफ्टली काम करता है। तो उसका जो मूवमेंट्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल टाइपिंग वर्क, जब मैं टाइपिंग वर्क करता हूं तो मेरी फिंगर्स कितना स्मूथली मूव कर सकती है ना, वो चेक करेंगे डेक्स्टर्टी टेस्ट में लोग। तो मूवमेंट देखा जाता है बेसिकली कि कितना स्विफ्टली कोई इंसान काम कर सकता है। तो प्रोफिशिएंसी में दो, फर्स्ट वन इज अचीवमेंट एंड सेकंड वन इज डेक्स्टर्टी। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो भाई उसके अंदर भी अगेन चार चीजें आ जाती है। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है आपका आईक्यू लेवल चेक किया जा रहा है, आपकी मेमोरी पावर कैसी है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आपको जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग कितने टाइम में रिवर्ट बैक करते हो, कितने टाइम में आंसर देते हो। तो आपका आईक्यू लेवल चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से आप लोग आंसर्स देते हो। उसके साथ पर्सनालिटी टेस्ट। भाई पर्सनालिटी टेस्ट मतलब आपका टेम्परामेंट चेक किया जाता है, इमोशनल लेवल चेक किया जाता है। जब आप आपका टेम्परामेंट चेक करते हैं, इमोशनल लेवल, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, तो ये सब चीजों को हम लोग कवर करते हैं किसमें, पर्सनालिटी टेस्ट में। उसके साथ हमें बोला गया है मूवमेंट टेस्ट। काफी सारे काम ऐसे होते हैं जहां पे, काफी सारी जॉब्स ऐसी होती है जहां पे मूवमेंट चेक किया जाता है कि इंसान कितना स्मूथली, कितना अच्छे से मूव कर सकता है और अपना काम को कंप्लीट कर सकता है। शायद ऐसा हो सकता है स्पोर्ट्स में पॉसिबल है, स्पोर्ट्स में मूवमेंट बहुत नेसेसरी, बहुत मतलब क्विक ऐसे होना चाहिए आपका काम, तो मूवमेंट टेस्ट। उसके साथ नेक्स्ट लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट। भाई इंटरेस्ट टेस्ट की बात की है, मतलब हम लोग ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब होता है ये चेक किया जाता है कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन क्या सही में आपको उस जॉब के अंदर इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट टेस्ट। से फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया, ठीक है, मैं आपको अकाउंटिंग का काम दे रहा हूं, मैं चेक करूंगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको मार्केटिंग पसंद है, मैंने मार्केटिंग में आपको जॉब दी, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं पहले कि आप इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके दिखाओ। अगर मुझे लगता है आपने डिसइंटरेस्टेड तरीके से मार्केटिंग की है, उसका मतलब मुझे पता चल गया कि आपने इस इंटरेस्ट टेस्ट को पास नहीं किया है। तो इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब होता है चेक करना है कि सामने वाला इंसान अगर अप्लाई कर रहा है तो सही में उसे इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो याद रखेंगे ये अलग अलग तरह की टेस्ट है, टोटल 2 टेस्ट है और उस 2 के अंदर बाइफर्केशन में कितनी टेस्ट है, 6 तरह की टेस्ट है। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। सिलेक्शन प्रोसीजर में हमने टेस्ट के साथ एक और पार्ट देखा था, इंटरव्यू। तो भाई इंटरव्यू में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग तरह के। जैसे सबसे पहला होता है पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब होता है सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, क्वेश्चंस प्री डिसाइडेड है, कैंडिडेट्स को किस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं, कौन सी सीक्वेंस में पूछने हैं, ये सब किसका पार्ट है, पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का पार्ट है। अगर सपोज करो कैंडिडेट कोई और क्वेश्चन पूछ लेता है या ऐसा कुछ है, तो ये प्रोसीजर को फिर से शुरू किया जाता है। जो पैटर्न है उसको ब्रेक नहीं करेंगे, पैटर्न तो फॉलो करनी ही है। उसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है फ्री इंटरव्यू। जब हम लोग फ्री इंटरव्यू की बात करते हैं, ये क्या था, स्ट्रक्चर था, तो फ्री इंटरव्यू का मतलब क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। मतलब यहां पे मुझे जो क्वेश्चंस पूछने ना वो मैं क्वेश्चंस आपको पूछ सकता हूं। यहां पे कोई सीक्वेंस नहीं है, सीरीज ऑफ सीक्वेंस नहीं है, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूं। नेक्स्ट बोला है एक्शन इंटरव्यू। एक्शन इंटरव्यू मतलब सेमी स्ट्रक्चर्ड। देखो पहला क्या था, स्ट्रक्चर्ड, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड, तो थर्ड वन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसके अंदर मैं शायद तक आपको आपकी पास्ट जॉब के बारे में पूछ सकता हूं, आपकी हॉबी के बारे में, आपकी स्किल, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब चीजों के बारे में। आप लोग जैसे जैसे आंसर्स दोगे उन आंसर्स को मैं एनालाइज करूंगा, उन आंसर्स को मैं ऑब्जर्व करूंगा और उसके बेस पे शायद मैं क्या कर सकता हूं, आपको अपॉइंट कर सकता हूं।
सो दैट इज एक्शन इंटरव्यू। नेक्स्ट वन इज ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया था। आप लोग 15-20 लोग ग्रुप में बैठे हो, आप सब लोगों को एक प्रॉब्लम दे दी गई है, एक टॉपिक दे दिया गया है जिसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। मैं वहां पर बैठ के सिर्फ क्या करने वाला हूं, ऑब्जर्व करने वाला हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शायद आप में से कोई एक जन टॉपिक स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा, आप में से कोई एक जन शायद उस चीज को वाइंड अप करेगा। तो उस चीज को एनालाइज किया जाता है कि कौन अपना ओपिनियन किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, क्या पर्सपेक्टिव है आपका, वो सारी चीजें। नेक्स्ट वन पैनल इंटरव्यू और बोर्ड इंटरव्यू। ये भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने एक मूवी का एग्जांपल दिया 3 इडियट्स, जिसके अंदर पैनल इंटरव्यू आपको बताया गया है। कुछ 4-5 लोग मिलके उस हीरो का क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। एक जन क्वालिफिकेशन को लेके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक जन बैकग्राउंड को लेके, कोई एक्सपीरियंस को लेके, कोई स्किल्स को लेके, बैक टू बैक अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ पैनल इंटरव्यू। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेस इंटरव्यू। जानबूझ के स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है, थोड़ा हॉस्टाइल एटीट्यूड देखने के लिए कि क्या आप लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अलग अलग तरह के इंटरव्यूज है जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड, फिर अनस्ट्रक्चर्ड, फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो 3 तो ये याद हो जाने चाहिए। फिर ग्रुप, पैनल एंड स्ट्रेस। ग्रुप, पैनल एंड स्ट्रेस इंटरव्यू। तो 6 तरह के इंटरव्यूज है। चलिए, अब इसके साथ हमारे चैप्टर का 2 पार्ट कंप्लीट हुआ। पहला पार्ट कौन सा था, रिक्रूटमेंट। दूसरा पार्ट कौन सा था, सिलेक्शन। अब चैप्टर का फाइनल और लास्ट पार्ट क्या है, ट्रेनिंग। जब हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी ये सब इतनी चेंज हो रही है, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी हो जाती है, पुरानी। तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयज भी ऑब्सोलेट हो जाते हैं। हर थोड़े टाइम में हमें उन्हें क्या करना होता है, ट्रेन करना होता है। नई नई चीजों के बारे में बताएंगे। कांस्टेंट चेंज जो मार्केट में आ रहा है, आपको कोप अप करना होगा। इसीलिए आपको क्या दिया गया, ट्रेनिंग दी गई है। तो यहां पे इन्होंने बोला है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स द सर्विस ऑफ ट्रेन्ड पर्संस फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज इन अ सिस्टमैटिक वे। हर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है कि मुझे किसकी सर्विस मिले, ट्रेन्ड पर्सन की, मतलब ट्रेन्ड एम्प्लॉय, ताकि आप लोग जो काम करो ना, वो काम कैसा होना चाहिए, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मेक्स द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉइज ऑब्सोलेट। भाई, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, उस स्पीड से तो माइट बी पॉसिबल कि हमारे वहां के एम्प्लॉइज भी क्या हो जाएंगे, ऑब्सोलेट हो जाएंगे। इसीलिए हम उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो ट्रेनिंग का मीनिंग अगर हम लोग देखें तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर। क्या है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द पीपल। भाई, हम आपको ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके अंदर की नॉलेज, आपके अंदर की स्किल्स क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। एंड द ट्रेनी एक्वायर्स न्यू स्किल, टेक्निकल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपके पास नई स्किल आनी चाहिए, अच्छी टेक्निकल नॉलेज आ जानी चाहिए, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगी ना, तो मैं डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो याद रखेंगे भाई, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। डन। तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसी में आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं एक बार कि ट्रेनिंग के क्या अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हमें दिया है डेवलपिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। भाई, ऑब्वियस बात है, हम ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वहां के जो भी एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज की जो कैपेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। अगर मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं तो वो लोग डेफिनेटली चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। उसके साथ इंप्रूविंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा उतना हमारे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस भी क्या होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा, डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट वन, अवेयरनेस अबाउट दी वर्क। हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, नए नए टास्क, नए नए असाइनमेंट्स, इन सब के बारे में अगर बताना है तो भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अवेयरनेस अबाउट दी वर्क, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन। देखो, हर बार हमारे काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय मिले ना, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती। तो बोले उस वजह से हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे एम्प्लॉय को ही अच्छे से पहले से ट्रेन कर दो, ताकि अगर कोई भी फ्यूचर चैलेंज आता है या कोई नया वेंचर हम लोग सोचते हैं
तो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ही आसानी से उस चीज को क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट, ब्रिंग्स एफिशिएंसी। भाई ध्यान रखना, मैं ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके अंदर की इफेक्टिवनेस और आपके अंदर की एफिशिएंसी दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अल्टीमेट एडवांटेज किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। एंड नेक्स्ट वन, इंट्रोड्यूसिंग द लेटेस्ट टेक्निक्स। भाई हम लोग ध्यान रखेंगे कि ट्रेनिंग की मदद से जो भी मार्केट में नई नई चीजें आई है, नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्निक्स है, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में हमारे एम्प्लॉयज को अवेयर रहना है, तो हम उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को बताएंगे। हर लेटेस्ट टेक्निक की हम लोग उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। चलो ऑब्जेक्टिव्स तो पता चल गया। ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हमें टाइप्स दे के रखे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। चलिए टाइप्स के अंदर सबसे पहले ओरिएंटेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग। अब याद रखेंगे हम लोग कि ये जो ओरिएंटेशन है ये एक तरीके से पता है क्या, ये इंट्रोडक्शन एक तरीके से हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एक्चुअल में उसे इंडक्शन बोला जाता है। क्या बोलेंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। आप लोगों ने अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है तो ओरिएंटेशन होगा एक बेसिक, आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे, आपको सुपीरियर के बारे में बताया जाएगा, सबऑर्डिनेट के बारे में बताया जाएगा, ताकि आपके अंदर का जो नर्वसनेस है ना वो क्या हो जाए, कम हो जाए। आप ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो जाओ, फेमिलियर हो जाओ। तो कंपनी की हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसके सुपीरियर, उसके सबऑर्डिनेट, उसके प्रोजेक्ट्स, हर एक चीज, लीव रूल्स के बारे में, हर चीज के बारे में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोला गया है कि आप लोगों को जॉब के साथ साथ ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों के साथ एक सीनियर एम्प्लॉय आ चुका है और उस सीनियर एम्प्लॉय को देख के आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पे काम कर रहे हो। तो इफेक्टिव तरीके से आप लोग क्या करने वाले हो, वर्कर क्या करेगा, जो भी अपना सीनियर है उसके साथ काम कर रहा है। सीनियर जितना अच्छे से काम सिखाएगा उतना अच्छे से ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप लोग क्या करोगे, अपना वर्क कैरी आउट करोगे। आपको प्रैक्टिकली सीखने मिलता है क्योंकि काम भी हो रहा है और उसके साथ साथ में आप लोगों को ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो बहुत बेस्ट अप्रोच है। ट्रेनर जितना अच्छा होगा उतनी आपकी ट्रेनिंग भी कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली यहां पे सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सीनियर वर्कर पे डिपेंड करता है, मतलब ट्रेनर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको बोला गया है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जब हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है आप लोग फोकस करोगे लेक्चर्स के थ्रू। मतलब लेक्चर्स हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं, ये सब चीजें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ये सब चीजें नॉर्मली कौन ज्यादा फॉलो करता है, तो एक तो गवर्नमेंट हो सकती है बराबर, या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है, तो वो लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो थियरिटिकल पार्ट है ना, थियरिटिकल एस्पेक्ट, वो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा और उस चीज को आप लोग क्या करने वाले हो, फॉलो करने वाले हो। तो ये बेसिकली हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कौन अफोर्ड कर सकता है, मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। भाई जब हम लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं, कोई भी नॉर्मली जो ट्रेनी होता है नया, उसको एक सीनियर जो ट्रेनर है उसके साथ रख दिया जाता है और यहाँ पे आप क्या करोगे, एम्प्लॉय को देखोगे काम करते हुए, उसको ऑब्जर्व करोगे और उसके साथ साथ सीखोगे। स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे आपको सिखाने के लिए, आप उसको देखते जाओ और उसी के साथ आप लोग काम सीखते जाओ। और इस चीज के लिए आपको नॉमिनल वेजेस पे किए जाते हैं। और ये जो नॉमिनल वेजेस आपको पे किए जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, स्टाइपेंड बोलेंगे, कि बहुत नॉमिनल आपको पे किया जाएगा। 2-3 साल 5 साल का होता है। आप लोग सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर, ये सब में होता है 2-3 साल के लिए पे। और पेमेंट पता है कितना, 2-5 हजार, 10 हजार, बस 10-15 हजार तो मैक्स टू मैक्स हो गया, क्योंकि आपको काम सिखाया जा रहा है। तो आप ऑब्जर्व करो, काम सीखते जाओ और नॉमिनल वेजेस भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वन, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग मतलब मार्केट में से फॉर एग्जांपल अगर कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ आया है तो उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मार्केट से अप टू डेट रखा जाएगा ताकि आप लोग कभी भी ऑब्सोलेट ना हो जाओ। मार्केट में जो नई चीज आएगी उस चीज से रिलेटेड कंपलसरीली आपको क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसके क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। आपको रिफ्रेश कर दिया जाता है। हर इंसान को, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है। एंड लास्ट वन, वेस्टिबल ट्रेनिंग। भाई वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है,
वेस्टिबुल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अलग से एक ट्रेनिंग सेंटर, एक अलग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया गया। पहले सभी एम्प्लॉयज को वहां पे ले जाया जाएगा, वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जब ये लोग अच्छे से काम सीख जाते हैं तभी एक्चुअल में इनको कंपनी के अंदर लेके आएंगे या फैक्ट्री में लेके आएंगे। एक तरीके से डमी मॉडल्स पे काम करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर गलती हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ एक सेटअप है। लेकिन अगेन ये चीज भी कौन कर सकता है पता है? बड़ी बड़ी कंपनीज के डमी मॉडल्स पर उन सब पे काम करवाओ। अगर एम्प्लॉय काम सीख जाता है तो फिर आप उसे क्या करोगे? एक्चुअल मशीन्स पे और उस सब पे लेके आ सकते हो। सो दैट इज वेस्टिबुल ट्रेनिंग। तो ये अलग अलग तरह की क्या है? ट्रेनिंग है। सो आई होप यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए ट्रेनिंग वाला पार्ट। डन। तो चैप्टर के 3 पार्ट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आई होप आप सबको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। ओके अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना, मैं डेफिनेटली आपको उस चीज से रिलेटेड रिप्लाई करूंगा। ओके नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।